नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, जहां भारत की राजनीति करवट ले रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक आज आखिरी दिन है ग्रैंड हयात होटल मुंबई के अंदर। वहीं कल पहली तिमाही के आंकड़े जीडीपी के आ गए 7.8% के। देखने में सुंदर लगते हैं, बुरे नहीं लगते, क्योंकि उसके बाद जो ट्रेजेक्टरी आएगी वो डाउन होती चली जाएगी। लेकिन अगर सोने का वर्क हटा दिया जाए तो उसके बाद जो अंदर की तस्वीर है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं। और बहुत सारे डर हैं। वो डर क्या है, उनको मैं अपने कुछ डेटास हैं वो पहले आपको दिखाना चाहूंगा और फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। मैं इससे पहले स्वागत करूंगा अपने मेहमानों का, आलोक भदौरिया जी, सुनील शुक्ला जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है। और अब मैं वो डेटा लेके आता हूं जो मैंने कंपाइल किए हैं, जो भारत सरकार की पेश किए डेटा हैं सारे के सारे, तो उन्हीं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा उनको। जीडीपी ग्रोथ पहले क्वार्टर की 7.8%, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.5%, जो पिछले क्वार्टर में पिछले साल 5.5% थी, वहां से डाउन हुई है। एग्रीकल्चर ड्रास्टिक डाउन है। मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल 9.5% थी, डाउन होकर 4.7% हुई है, 4.7%। सर्विसेज सेविंग ग्रेस है 10.3%, हालांकि उसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज 12.3% है। लेकिन वहां पे चौंकाने वाली बात है कि ट्रेड 25.7% से पिछले साल से डाउन होकर 9.2%, माइनिंग 9.5 से डाउन होकर 5.8%, इलेक्ट्रिसिटी देखिए आप 14.9% से डाउन होकर 2.9%, कंस्ट्रक्शन 16% से डाउन होकर 7.9%, पब्लिक एडमिन 21.3% से डाउन होकर 7.9%। सिर्फ एक फाइनेंशियल और रियलिटी जो है वो 12.2% पे आया है 8.5% से। मोस्ट वरिंग फैक्टर नाउ आई एम कमिंग टू, कि बहुत चकाचौंध दिखाई जा रही है। लेकिन पहली तिमाही के अंदर अप्रैल से लेके और जून तक, अप्रैल मई जून 2023-24 का पहला ये तिमाही, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 3.3% की वृद्धि है, 3.3% की वृद्धि है। नोट करके रखिएगा। ये तब है कि जबकि जीएसटी बढ़ा दिए गए, वैल्यूएशन बढ़ गया है, उसके बावजूद भी वो नहीं हो रहा है। कुछ और डेटा यहां पर आपको एक चौंकाने वाली पिक्चर मिलने जा रही है। वो ये है कि जीडीपी पहले क्वार्टर में, अब 7.8% को छोड़ दीजिए, अब मैं रियल फिगर पे आता हूं। 40.4 लाख करोड़, 40.40 करोड़, 40,40,000 करोड़ का ये, लाख करोड़ का ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी है। कंबाइंड ये फिगर है सर। अगर 2019-20 के फिगर देखो तो ये 35.6 लाख करोड़ था। अब आप कहेंगे 4 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था 35.6 लाख करोड़ की थी और आज 4 साल के बाद 40.4 लाख करोड़ है, तो हमने पाया क्या? इसका मतलब है कि 4 साल के अंदर जो रियल टर्म ग्रोथ आई है, जो मनी में 4.8 लाख करोड़ टोटल मिला के, यानी कि पर ईयर कितनी आई है आप सोच लीजिएगा, 13.5% 4 साल में इंक्रीज हुआ है। 4 साल में 13.5%, सिर्फ 1.2 लाख करोड़ का एवरेज है पर ईयर का। आप सोचिए, यहां से आपको अर्थव्यवस्था का आईना मिलता है कि 35.6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बढ़कर सिर्फ 40.4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनती है। यह बहुत बड़ा छुपा हुआ डेटा है। अगले फिगर पे आते हैं। ग्रोथ इन प्राइवेट कंजप्शन 2019-20 के मुकाबले 2023-24 तक जो हमारी प्राइवेट ग्रोथ का कंजप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सर। ये सिर्फ 3.6% पर ईयर। ये हमारे इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता है, जो कि 5% या 5% से ऊपर रहता है। यानी कि हमारा प्राइवेट कंजप्शन इन रियल टर्म्स डाउन हुआ है पर ईयर, जो कि 55 और 60% के बीच में रहता है पूरी इकोनॉमी को। तो 3.6% पर ईयर। सिग्निफिकेंट सेक्शन स्टिल सफरिंग फ्रॉम द कोविड इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, इस पर आते हैं 4 साल की। ये सारे के सारे इकोनॉमिक डेटा हैं। 4 साल की इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ सिर्फ 4.1%, 4.1%। जी हां, एक्सपोर्ट्स जो कि ऑलमोस्ट $38 बिलियन के आसपास रेंज कर रहे थे, नाउ डाउन टू $30 बिलियन, $8 बिलियन का हर महीने नुकसान।
$8 बिलियन का मतलब होता है करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन एक महीने में डाउन और करोड़ों जॉब्स लॉस्ट। एक मेरे पास और है, ड्राइएस्ट एंड वार्मेस्ट ऑगस्ट इन 123 ईयर्स, पैडी एंड पल्सेस, ये हैवी डैमेजेस इनको होने जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज 37% के शॉर्टफॉल है रेन में अगस्त 2023 में। ये अकाल की परिस्थिति है। साउथ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 60% से ज्यादा का रेनफॉल है। मेरे पास एक पिक्चर है, इसमें मैं बताऊंगा, लाल रंग और पीला रंग पूरे एरिड जोन है। अगर आप इसको देख पाए, यहां पर लाल रंग और पीला रंग जो है पूरा का पूरा जो 2/3 इंडिया है, ये अकालग्रस्त है। लेकिन हुआ क्या सर, मैं आपको सच बताऊं, एक घटना घटी है। घटना क्या घटी है कि जब आईएमडी ने, मौसम विभाग ने, जब यहां पर क्या कहते हैं कि अपनी विज्ञप्ति जारी की कि भारत में अकाल है, ड्राउट वर्ड यूज किया गया, तो सरकार ने दबाव डाला कि ड्राउट वर्ड निकाल दिया जाए और उसकी जगह रेन डेफिशिएंसी वर्ड आना चाहिए या डेफिशिएंट रेन वर्ड आना चाहिए। तो ड्राउट वर्ड यानी कि अकाल निकाल दिया गया और निकाल कर डेफिशिएंट रेन को इंडक्ट किया गया। सर 123 साल में सबसे बड़ा सूखा, और सरकार सूखा नहीं घोषित करना चाहती क्योंकि सरकार को एक बात का भान हो गया है, अकाल वाला साल हो तो सरकारें चुनाव हार जाती हैं। ये हमारा इतिहास बताता है। तो ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के रखे हैं, मैंने प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ के रखे हैं, मैंने रियल टाइम में बताया कि कुल मिला के हर साल का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है सिर्फ 1.2 लाख करोड़ का इंक्रीज है, 35.6 लाख करोड़ से बढ़कर 40.4 लाख करोड़ का। आप समझ सकते हो कि सोने का वर्क हटाओ तो हम एक किस्म से देखा जाए तो 19-20 में खड़े हैं कॉस्मेटिक रूप से। मैं सबसे पहले आलोक जी आपको आमंत्रित करूंगा क्योंकि आपकी समय की बाध्यता भी है। मैंने सारे डेटा बताए हैं आपको, चाहे बारिश के डेटा हो, प्राइवेट कंजप्शन हो, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो या जीडीपी के डेटा हो, यानी कि वर्क हटाइए और पीछे दीमक लगी दीवारें हैं। आलोक भदौरिया जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद दिनेश जी। कुछ चीजें हैं जो वास्तव में चिंता करने वाली हैं, लेकिन इतना भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें उसके लेकर खुश भी हुआ जा सकता है। तो पहले तो चिंता वाली बात को उठाया जाए क्योंकि काम हमारा वही है पत्रकार होने के नाते। एक आपने टैक्स कलेक्शन बोली दिया है, टैक्स कलेक्शन टोटल 6.7 लाख करोड़ है, करीब 3.1 के करीब में बैठता है। 3.3% का राइज है टोटल, लोएस्ट इन द वन डेकेड एक्चुअली। क्वार्टर में ये बैठता है। दिक्कत मुझे सिर्फ एक लग रही है, एक आपका टैक्स कलेक्शन कम है जो आगे चलकर और कम होने की उम्मीद है, क्योंकि जो आरबीआई का जो एक अनुमान है Q2 में, Q3 में और Q4 में, वो लगातार घटता चला जाता है। तो मतलब अब समझिए कि जो Q3 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर इसने घटाकर 6% कर दिया है, तो Q4 में 5.7% कर दिया है। Q3 को मैं इसलिए उल्लेख करूंगा क्योंकि Q3 में ही आपके सारे इलेक्शन होने जा रहे हैं राज्यों के, 5 राज्यों के मतलब चुनाव होने जा रहे हैं जो एक असर डालेंगे, और उस समय आपका आरबीआई का जो एक अनुमान है वो भी कम। तो पहला, टैक्स कलेक्शन कम। दूसरा, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका तो असर तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए। मैन्युफैक्चरिंग का डाटा जो आपने बिल्कुल सही बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में केवल 4.7% है, लेकिन अगर इसको एक साल पहले से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको तस्वीर ज्यादा साफ दिखाई देती है। एक साल पहले ही ये 6.1%, 6.1% वो घटकर हो गया है 4.7% एक साल के अंदर। तो यानी जो ग्रीन शूट से लेकर जो तमाम बातें हो रही थी वो सब केवल एक कल्पना रह गई है, पहला। दूसरा, जो सबसे बड़ी चुनौती एक आरबीआई के अनुसार है, आरबीआई ने भी कहा है और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन साहब ने भी ये बात कही है, एक तो उन्होंने मौसम को लेते हुए मौसम की बेरुखी पर संकेत दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने इनको बचाया था, लेकिन अगर अल नीनो का जैसा कि असर उम्मीद थी कि आएगा, अब याद करिए कि 2 महीने पहले सरकार का ये तमाम विभागों का ये कहना था, इवन कि कृषि विभाग का भी ये कहना था, मंत्रालय का, कि उतनी गिरावट उत्पादन में नहीं आएगी, लेकिन अल नीनो का असर बढ़ता चला जा रहा है। आपने एक शताब्दी का सबसे बड़ा बता दिया। अब उसमें बारिश की कमी या सूखा ये तो चली तकनीकी बहस पे चले जाइए। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके जो रिजर्वॉयर है ना,
जो रिजर्वायर वो भी आपके खाली हैं, वो भरे हुए नहीं, यानी आपातकाल में भी आपको मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, पहला सबसे बड़ा। अब अगर ये खाद्यान्न की चीजें की अगर बढ़ते हैं, इनके दाम बढ़ते हैं, उत्पादन घटता है, इवन कि अगर चीनी का, अगर हम सबसे पहले चीनी को ही ले लें, कोई चीनी का हम ले लेते हैं, चीनी के उत्पादन में इन्होंने कटौती की बात करी है, अच्छी खासी कटौती है। एस्मा के ने जो अपने जो उत्पादन चीन का जो दिया है चीनी का, वो काफी कम किया। तो अब अगर इसी तरीके से अगर चीजें कम होती रही तो आप करेंगे क्या? ऐसा नहीं कि सरकार बेखबर है, सरकार लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि गेहूं के दाम को थामने के लिए कुछ भी लगी हुई है, हमेशा वो अतिरिक्त स्टॉक जारी कर रही है, लेकिन गेहूं के दाम पिछले 1 साल के अंदर लगभग करीब 6% के करीब बढ़ चुके हैं। और दालों में अगर उड़द ले लिया जाए, उड़द हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम इलाकों में काफी खाई जाती है। सर पंजाब गेहूं में में राइस 10 से 20% के बीच में देश के अलग अलग पिछले रीजन में। पिछले हाँ, वो अलग अलग रीजन है। पिछले जून का अगर आप ये रेट देखेंगे तो पिछले जून में 27 रुपए 80 पैसे खुदरा था जून में, और इस साल जून में ये है 29 रुपए 41 पैसे, ये खुदरा कीमत थी ये जून में। लेकिन जून से सारी चीजें बदली हैं, जुलाई में भी महंगाई बढ़ी है। जुलाई में खुदरा महंगाई आपकी 7.44% चार हो गई चार है। फोर तो फोर जाहिर परसेंट है, हाँ, तो जाहिर है कि जब 7.44% हो गई है तो इन चीजों के दाम और बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि आप जो, जैसे आप चमक दमक की बात कर रहे हैं, मुझे बस एक ही चिंता है, टैक्स कलेक्शन कम, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, तो आप केवल सर्विस सेक्टर सर के बूते खेती में भी कितना कमी चला आई है, 5.5% से 3.5% आया। तो एग्रीकल्चर इज नॉट हाँ, लेटिंग डाउन सर, और आने वाले बिल्कुल। अकालग्रस्त महीनों के अंदर ये प्रोडक्शन ड्रास्टिकली और डाउन होगा सर। अब देखिए, कोर सेक्टर ग्रोथ के आंकड़े सरकार खूब बढ़ा चढ़ा करके बोल रही है। आप याद करिए कि अगर ये अब जुलाई का अगर ये ले तो जुलाई जून में ये 8.3% था, वो घट करके 8% हो गया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोर सेक्टर की ग्रोथ हमारी बहुत ज्यादा हुई है, 8% हुई है, मामूली सी कमी है। तो उसमें भी आप सर्विस सेक्टर को आप लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इतना बड़ा देश है कि सर्विस सेक्टर से बात नहीं बनती है। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला जो एक आंकड़ा है, जो अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा था, और आरबीआई की भी एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इस बात का जिक्र था, जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जुलाई में करीब, जो पहला क्वार्टर है उसमें करीब 14.5% गिरा है। ये केवल 136.22% एक्सपोर्ट है। तो ये जो 14.5% एक्सपोर्ट की गिरावट है, ये गिरावट और बढ़ने की उम्मीद है, आसार है, आशंकाएं हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया हमारी मंदी की तरफ बढ़ चली है, और ये एक खतरनाक संकेत है। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, खाद्यान्न की दिक्कत आएगी, तो आप ये मान करके चलिए कि मुझे तो एक ये भी शक हो रहा है कि अगर ये खरीफ की फसल में अगर झटका खा गए, तो ये खाद्यान्न वाली जो मुफ्त जो फोटो छाप करके जो थैले बंटते हैं, वो कैसे बांट पाएंगे? सवाल तो मुझे ये भी लग रहा है कि हमारा बफर स्टॉक खत्म हो जाएगा। आपने अकाल की तरफ इंगित किया है, मेरा मानना है कि अभी अकाल की तरफ इतने कठोर शब्द का इस्तेमाल से अभी थोड़ा सा भले ही बच लें, लेकिन मंजिल बड़ी कठिन होने जा रही है, और ये चुनावी वर्ष में ये और ही ज्यादा कठिन होने जा रही है। महंगाई बढ़नी है, महंगाई को आप नहीं रोक सकते, एक्सपोर्ट में पैसे आ नहीं रहे, टैक्स कलेक्शन गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं है। तो अब सुनहरी तस्वीर केवल सर्विस सेक्टर के बूते अगर आप बताने पर अगर तुल जाएं, और लोगों को यही बताना है कि हमारा साहब वो कंगूरा तो बड़ा चमकदार है, हमने उसमें पेंट कर दिया, बड़ा आकर्षक दिख रहा है, लेकिन हमको नींव भी तो देखनी पड़ेगी ना। और नींव आप ये मान करके चलिए, हमारे जो कोरोना से लेकर तमाम काल में हमको एक कृषि सेक्टर ने हमको काफी सहारा दिया था, इस देश को काफी सहारा दिया था। लेकिन अगर वही सेक्टर अगर अल नीनो के कारण अगर चपेट में आ जाता है, तो आप ये मान करके चलिए कि सरकार की राह बहुत मुश्किल होने जा रही है, और मानसून इसमें ढीला। एक चीज मैं आलोक जी कहना चाहूंगा, जब आपके टैक्स कलेक्शन डाउन होते हैं, स्थितियां खराब होती हैं, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग डाउन होता है, तो सर जो रीपेमेंट जो है वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। वो तो आपको करनी है, 12 लाख करोड़ से ऊपर की आपकी रीपेमेंट है इस साल में। हो सकता है इस साल आप कर पाएंगे, लेकिन अगले साल वो बर्डन बढ़ के 13-14 लाख करोड़ पे आएगा, क्योंकि बोरिंग तो आपकी बढ़ती चली जा रही है 18 से 20 लाख करोड़ की हर साल, जो अनसस्टेनेबल है। तो फिर अगर टैक्स कलेक्शन कम होगा तो फिर रीपेमेंट तो क्रॉस करेगी ना 50% को ना, वो समस्या बहुत बड़ी सर।
वो बड़ी समस्या। और मेरा मानना है कि ये समस्या आपकी Q3 से आपका ये विकराल सुरसा के मुंह की तरीके से बढ़ना चालू हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। Q3 से जो चुनावी वर्ष है, जिसमें हम 4-5 बड़े राज्यों में जब हम चुनाव में जा रहे हैं, उसी समय एक आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था में झोल है, और वो बड़ा झोल है। उस असर से कैसे निपटेंगे? केवल आप प्याज के निर्यात पर रोक लगाकर, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाकर, गैर बासमती पर रोक लगाकर मामला नहीं बनने वाला है। सर अब दूसरी चीनी बात पे भी ये है रोक कि है, लगातार आप 2 चीनी के महीने। ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, शुगर पे भी हाँ, रेस्ट्रिक्शन है सर। चीनी पे भी आ गया। वही मैंने बताया, उत्पादन भी कम हो रहा है, आप उस पे भी नहीं कर सकते। चीनी पे तो खैर थोड़ा पहले से भी लगा हुआ था। अब दिक्कत है, अब सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आ रही है, जो मेरे को ये लग रहा है कि ये कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी तक ये सरकार खर्च कर रही थी, बोरिंग आपने बता दिया काफ़ी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चौंकाने वाला जो एक आंकड़ा है, वो जो हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने जो मेरे को दिया है जो कल, वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके आंकड़े डिटेल में नहीं आए, गलत नंबर है, वन। गलत है, वो मैंने आपको वो आंकड़ा उन्होंने दिया कहा है। है, वो सारी कहा है वही मैं इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एवरेज लास्ट 4 ईयर इज 4.1% सर। यही चीज वही मैं कहने जा रहा था कि यही आंकड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट अपनी पूंजी डाल रहा है, लेकिन जब Q2 के जब आंकड़े जब नीचे गिरना चालू होंगे, Q3 के नीचे गिरना चालू होंगे, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कॉर्पोरेट ने जो वादे किए होंगे क्या उनको वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक चीज और मैं दिनेश साहब आपसे भी समझना चाहूंगा, जो मुझे नहीं समझ में आई। एक ऐसा है कि सीमेंट के दाम 12% बढ़े हैं, स्टील के दाम 10.2% बढ़े हैं, यानी इन सबका उत्पादन बढ़ा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सिर्फ 7.9% की बढ़त दिखाई दी। ये बात नहीं समझ में। सीमेंट का उत्पादन बढ़ रहा है, स्टील का उत्पादन बढ़ रहा है, तो लेकिन वो कंस्ट्रक्शन केवल 7.9% क्यों बढ़ा? ये भी तो ज्यादा बढ़ना चाहिए। वो ये वो आंकड़े वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरा उसका अर्थशास्त्री कारण तो है, नहीं हूँ। उसका एक कारण है कि मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो रहा है, जहां सड़कें बन रही हैं आपकी, तो सीमेंट और लोहा वहां पर जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है वो उस लेवल पे नहीं है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स है वो कहीं ज्यादा है उसके मुकाबले। सरकार ये कह रही है कि अब पिकअप हो रहा है प्राइवेट का कंजप्शन, तो प्राइवेट कंजप्शन एक्चुअली डाउन था, माइनस में था पूरा का पूरा। तो जो भी था वो सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको कॉम्पनसेट कर रही थी अपनी सड़कें बना के, ब्रिज बना के, या बाकी कुछ और कंस्ट्रक्शन के वक्त थे। प्राइवेट में कुछ था ही नहीं, और प्राइवेट में अब भी कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मिसलीडिंग है। वो ग्रीन शूट नाम इसलिए दिया जाता है कि लोगों को भ्रमित किया जा सके कि हाँ प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है, प्राइवेट कैपेक्स कहीं बढ़ता नजर नहीं आ रहा है सर। सिर्फ सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट का कंजप्शन है सर। जी आलोक जी। तो बहरहाल मेरे को 3 ही चुनौती दिख रही है जिसमें लग रहा है कि सरकार को जूझना पड़ेगा। पहला, बढ़ती महंगाई, ग्लोबल स्लोडाउन, और तीसरा अल नीनो। इनमें से मैं एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी ये इनके एक्सपोर्ट की कमी आती है, एक्सपोर्ट Q1 का मैंने बता ही दिया, 14.5% की गिरावट आई है पहले क्वार्टर में एक्सपोर्ट में। ये जब भी कोई इनकी बात आती है, महंगाई की बात आती है, एक्सपोर्ट में गिरावट की बात होती है, तो तुरंत ये ग्लोबल स्लोडाउन की बात करने लगते हैं, दुनिया भर की महंगाई की बात करने लगते हैं। अभी भी ये बात कर रहे हैं कि हमारी सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था है, चीन से भी ज्यादा है, लेकिन भाई साइज भी तो देखिए, परसेंटेज तो उतना ही होता है। 1 लाख कमाने वाले का 2% और 10 लाख कमाने का वाले का 2%, दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क होता है ना। तो ये भी एक चीज महत्वपूर्ण है। तो ये जो तुलना है, ये भी बात नहीं समझ में आती। अब इंडोनेशिया से कल हमारे सीए साहब कह रहे थे, अब इंडोनेशिया के साथ आपकी तुलना का क्या मतलब है कि उसका 5.2% है, चीन का 6.3% है। तुलना बराबरी में होती है। जब इतना ज्यादा बड़ा आकार में जब बड़ा फर्क होता है जीडीपी में, तो वो तुलना, वो परसेंटेज के आधार पर अपनी पीठ थपथपाना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। दिनेश जी मुझे लगता है बहुत